जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 7 आवर्स स्टडी। आज इसमें हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान में वन लाइनर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट वन है जीएस पार्ट वन। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? किसने किया था? लेमार्क फ्रांस का रहने वाला था। टैवेरेनस जर्मनी का रहने वाला था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाला व्यक्ति लेमार्क है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवोजियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय। मानव का विकास, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? मानव का विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्राहम ने। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्राहम ने। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर किसने दिया था? आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है ह्यूगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? मटर के पौधे का। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया? मटर के पौधे का। अनुवांशिकता के विज्ञान को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं। किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है जीन। जीन अवस्थित कहाँ होता है? गुणसूत्र में। जीन कहाँ मिलेगा? गुणसूत्र में मिलेगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने दिया था? बीडल एवं टाइटम ने। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टाइटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन यानी लोहा। हीमोग्लोबिन और यौगिक है किसका है? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। अगर हीमोफीलिया रोग हो जाएगा तो उसमें खून का थक्का नहीं जमेगा, बहता ही रहेगा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपैरिन नामक प्रोटीन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हेपैरिन नामक प्रोटीन। हेपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है? यकृत यानी लीवर क्या करता है? हेपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पन्न करता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के थक्का बनाने में सहायक कौन सा है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ जाती है? स्प्लीन यानी प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा था? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन विटामिन के। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। प्लीहा क्या कहलाता है? ब्लड बैंक। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? प्लीहा को। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट पे? -40 डिग्री फॉरेनहाइट या -40 डिग्री सेल्सियस। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है -40 डिग्री फॉरेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी ए बी और ओ। रक्त समूह कितने होते हैं? 4। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ। सर्वदाता रक्त समूह ओ। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। नेक्स्ट है आर एच फैक्टर संबंधित है। आर एच फैक्टर का संबंध किससे है? ब्लड से। आर एच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आर एच फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं विनर। लैंडस्टीनर और विनर ने आर एच फैक्टर की खोज की थी। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रेनल ग्रंथि से। रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता है? एड्रेनल ग्रंथि। एड्रेनल ग्रंथि। रक्त को शुद्ध करने का काम किसका है? वृक्क का यानी कि किडनी का। रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका है? वृक्क किडनी का। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दा यानी किडनी में बनने वाली पथरी 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 किस चीज़ की बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मानव गुर्दे यानी किडनी में जो पथरी बनता है वो किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। रक्त का नेचर कैसा होता है? क्षारीय। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर। स्फिग्मोमेनोमीटर। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्मोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से शरीर से रक्त शरीर से कहाँ रक्त जाएगा? हृदय की ओर। कौन ले जाती है? सिरा। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी जो नली है वो क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर सिरा ले जाएगी और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी। यानी कि हृदय से कौन लेके जाएगा ब्लड को? धमनी, आर्टरी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। पेसमेकर क्या है? हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त क्या होता है? पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पित्त किससे निकलता है? यकृत से। पित्त किससे निकलता है? यकृत से। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए रहता है। क्या रहता है? विटामिन ए। यकृत में कौन सा विटामिन जमा होता है? विटामिन ए। बाइल जूस यानी पित्त। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय को इंग्लिश में बोलते हैं गॉल ब्लैडर।
हाइड्रोफोबिया रोग किससे हो जाता है? अगर कुत्ता काट लेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पानी से डर लगेगा। हाइड्रोफोबिया रोग किसके काटने से होता है? कुत्ता के काटने से हो जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के यानी वायरस के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की सैने ने। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवस्की सैने। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? वायरस के द्वारा। रानीखेत बीमारी किससे फैलती है? वायरस के द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। जबकि एथलीट फुट होता है कवक के कारण। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? सेलुलोज से। शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। जीवाणु की खोज किसने किया था? लेवेन हॉक ने। जीवाणु का खोज किसने किया था? लेवेन हॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होगा? ठोस पदार्थ में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, यानी विरल पदार्थ में क्या होती है? ध्वनि की गति कम होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि माध्यम क्या हो जाता है? विरल हो जाता है। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण क्या है? गैसों का गैस में विलयन। वायु क्या है? गैसों का गैस में विलयन है। गैस में गैस मिला हुआ होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर। किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर। 10 to the power 15 मीटर होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। जड़ों के रूपांतरण कौन कौन है? मूली और गाजर क्या है? जड़ के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण कौन कौन है? आलू और प्याज क्या है? तना है। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी। सर दो वंशानुगत रोग कौन कौन सा है? एक है हीमोफीलिया और वर्णांतता। वंशानुगत रोग कौन सा है? वर्णांतता और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांतता का वर्णन किया था किसने? हेर्नर ने। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांतता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने। कब किया था? 1876 में। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है, यानी जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति है उसको कौन सा रंग नहीं दिखेगा? हरा और लाल रंग नहीं दिखता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन किसे निकलेगा? थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक कवक होता है, एक शैवाल होता है। कवक और शैवाल मिलकर क्या बन जाते हैं? लाइकेन। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टाइलिन। टाइलिन कहाँ पाया जाता है? लार में। टिबिया नामक हड्डी कहाँ है? टांग में। टिबिया हड्डी टांग में, उसी के साथ फ्यूला होता है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ होता है? उंगली में। सबसे ज़्यादा हड्डी कहाँ होता है? उंगलियों में। भोजन पचाने में सहायक कौन सा होता है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने में मदद करता है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एमाइन एमाइन कैसे बनता है? एंजाइम। अमीनो अम्ल से एंजाइम बनता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल के एमिनो एसिड में बदल जाता है। अमीनो अम्ल। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? आहार नाल में स्टार्च का पाचन से क्या बनता है? अंतिम में माल्टोज बन जाता है। स्टार्च का पाचन से अंतिम रूप क्या बनता है? माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। शरीर में ऊतक बनाने का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। कैल्शियम और फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को। काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को। और काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो, काला शीशा ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल को। पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? पत्ती। पौधा में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? पत्तियां। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला क्यों हो जाता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य तत्व कौन सा है? मुख्य धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मुख्य रूप से क्या उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, ये सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कौन से रंग में होती है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेजी से होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेजी से किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है। क्या था? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है किससे? जल से। ऑक्सीजन जल से क्या होता है? ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाता है, यानी कि उपचयन हो जाता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोबियम पादप का भूमिगत प्राप्त प्रारूप क्या है? राइजोबियम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तना है। दलहन के जल में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। दलहनी पौधों के जल में पाए जाने वाला जीवाणु राइजोबियम है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में। पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को। पादप में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पादप में जल एवं खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। खाना पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि मापी जाती है? ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तनी की वृद्धि मापी जाती है, वृद्धि दर, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने 1958 में।
लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे 1958। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए की खोज क्या था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयाँ है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयाँ क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। पुरुष में कौन सा जीन होता है? एक्स वाई। और महिला में कौन सा जीन होता है? एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। लड़का को पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिलता है? 22+22। बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा, यानी एक्स वाई के द्वारा क्या होता है? बच्चे के लिंग का निर्धारण होता है, लड़का होगा या लड़की। पैतृकता सिद्ध करने में क्या सहायक होता है? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट से पता चलता है पैतृकता। मधुमेह रोग होता है, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और वेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और वेस्ट। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन शरीर में बनती है, कहाँ इंसुलिन बनता है? पैनक्रियाज में। इंसुलिन कौन सा बनाता है? पैनक्रियाज बनाता है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, कहाँ होता है ब्रोंकाइटिस? श्वास नली में। ब्रोंकाइटिस कहाँ होता है? श्वास नली में। पेप्सिन एक उदाहरण है किसका? एंजाइम का। पेप्सिन क्या है? एक तरह का एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी। दूध में तो विटामिन सी मिलता है, दूध भी खट्टा होता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी को छोड़कर सब पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन क्या है? एक तरह का जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है? मलेरिया रोग का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनीफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग पर में प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्लीहा। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र में क्या होता है? विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मनुष्य के शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। 310 केल्विन, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो कितनी निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है मनुष्य के मेरुदंड से। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वॉल्डेयर ने। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वॉल्डेयर। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र किससे बनता है? क्रोमेटिन से बनता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 यानी 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का काम कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में, सेक्स क्रोमोसोम में। अर्धसूत्री विभाजन लिंग जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? स्तंभकंद का उदाहरण आलू। आलू किसका है? स्तंभकंद का। बंडा, केसर। धनकंद का उदाहरण कौन सा है? बंडा तथा केसर। धनकंद का उदाहरण कौन सा है? धनकंद, बंडा और केसर। शल्ककंद जिसपे लेयर होता है। शल्ककंद का एग्जाम्पल कौन है? लेयर वाला प्याज। शल्ककंद का प्याज, शल्ककंद प्याज। और प्रकंद का है? प्रकंद का फिर अदरक और हल्दी प्रकंद है। अदरक और हल्दी प्रकंद है। अदरक और हल्दी क्या है? प्रकंद है। ठीक, क्या करें इसको? अदरक और हल्दी क्या है? प्रकंद है। अदरक और हल्दी प्रकंद है। ठीक। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? फल भित्ति खाते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा और टमाटर का कौन सा हिस्सा खाते हैं? फल भित्ति खाते हैं। आम, पपीता, बेर को खाने का योग भाग कौन सा है? मध्य फल भित्ति। आम, पपीता और बेर के बीच का बीज को छोड़ के बीच वाला खाते हैं तो मध्य फल भित्ति खाते हैं हम लोग। फूल गोभी का खाने का योग भाग क्या है? पुष्पक्रम। फूल गोभी में क्या खाते हैं? पुष्पक्रम खाते हैं। हल्दी में पीला रंग होता है किसके कारण? कुरकुमिन के कारण। हल्दी का रंग पीला किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अदरक तथा आलू का खाने योग भाग क्या है? तना। अदरक या आलू में क्या खाते हैं हम लोग? तना खाते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म कौन सा है? टेप वर्म सबसे लंबा होता है। सबसे लंबा कृमि टेप वर्म होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कौन से सिद्धांत पर काम करती है? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। दूध से क्रीम निकालने का पर क्या हो जाता है? दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है यानी दूध गाढ़ा हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम, घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा क्या है? प्राइमरी कलर्स हैं। 3 मूल रंग है, लाल, नीला और हरा।
इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं से होता है? तो इंद्रधनुष में पहले होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, पहले क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन, फिर होगा अपवर्तन और फिर होगा वर्ण विक्षेपण। ये 3 क्रियाएं हैं। पहले प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, फिर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिसको हम बैनी या पिनाला के नाम से जानते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में बीच में कौन सा रंग होता है? हरा होता है। इंद्रधनुष में बीच में हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। प्रकाश का रंग कैसे निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा किरण की। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? रिटर ने। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी? रिटर, कार्ल रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है, सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम किसका होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रम। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में। 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच में क्या होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होगा। माध्यम जितना विरल प्रकाश की चाल उतनी ही ज़्यादा। और साउंड के लिए क्या होता है? माध्यम जितना विरल साउंड का चाल उतना ही कम। निर्वात में साउंड का वेग कुछ भी नहीं होता है, ट्रैवल ही नहीं करेगा। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, किसके कारण? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब यानी आंख हमारा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है और उल्टा बनाता है। हमारी आंखें कैसा प्रतिबिंब बनाती है? वास्तविक और छोटा, जो उल्टा बनाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर होता है। आईना में क्या बनता है? काल्पनिक बनेगा, वस्तु के बराबर होगा और सीधा होगा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। जब भी कोई भी दो दर्पण पैरेलल यानी समानांतर रखा रहेगा तो उसके बीच में अनंत तस्वीरें बन जाएगी। हवा का बुलबुला जल में किस तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति काम करता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज किससे बनता है? तांबा, टीन तथा सीसा से बनता है। विद्युत फ्यूज किससे बनता है? तांबा, टीन और सीसा से। हीटर का तार किससे बनाते हैं? नाइक्रोम से। हीटर का तार किससे बनाते हैं? नाइक्रोम से। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन है और आर्गन भी भरा जाता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प और आर्गन। ट्यूबलाइट में क्या भरा जाता है? पारे का वाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार का मिश्रण है। फ्यूज का तार में क्या बनाएंगे? सीसा और टीन। फ्यूज का तार सीसा और टीन मिलाते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में कौन सा तत्व यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी अस्थायीकरण के रूप में प्रयोग किसका होता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं। सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज करते हैं? ऑक्जेलिक एसिड। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर किस कारण से उड़ता है? केशिकत्व की प्रक्रिया के कारण यानी कैपिलरिटी के कारण। हीरा का चमकना तथा मिरिक मरीच का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मिरिक मरीच का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। कैसे दूर करेंगे? अवतल लेंस लगा करके। निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर करेंगे? अवतल लेंस लगा करके। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र का लेंस मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी घट जाएगा, तो हम लोग निकट दृष्टि दोष में निकट वाला देख पाएंगे, दूर वाला नहीं देख पाएंगे। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें कैसे दूर करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग कर हाइपरमेट्रोपिया को दूर करेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम का सिद्धांत किस पे काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच करने में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग होगा? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में होगा। आगे है नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। क्या युक्त करते हैं प्रयोग? नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त क्या होता है? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग करेंगे? न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? ब्रोमीन। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापते हैं? अमीटर से। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर बर्फ बनाएंगे तो क्या होता है? ठोस बर्फ होता है, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोलते हैं इसको। तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु, मॉलिक्यूल है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, जबकि अभी रदरफोर्ड जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन क्या होता है? धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन क्या है? एक आवेशहीन कण है। न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन, चार्जलेस, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रकृति, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण, ग्रहण करना क्या करता है? अवकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण, ग्रहण करना अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है।
वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहाँ होता है? विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होती है उसे संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? संभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था किसने? किया था? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया था? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उदग्र को वर्ग बोलते हैं यानी ग्रुप, और क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल को आवर्त कहते हैं। हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डवर्नियर ने किया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डवर्नियर ने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 7 है तथा आवर्त वर्गों की संख्या 18 तथा आवर्त की संख्या 7, 18:7। नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन किससे बने होते हैं? टेफ्लॉन से। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाता है? गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को धातुकर्म कहते हैं। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातुकर्म, मेटलर्जी कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई किसे कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड से। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम के कारण। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन, हाइड्रोजन बाबा। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। गाय के ढकार पर टैक्स लगाने वाला देश है डेनमार्क, क्योंकि उससे मीथेन गैस निकलता है। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस या तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का गैस क्या है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सा है? लिथियम। लिथियम क्या है? सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लैटिनम। सबसे कठोर प्लैटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। सबसे कठोर अगर धातु पूछा जाएगा तो प्लेटिनम, पदार्थ पूछा जाएगा तो हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु यानी सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन सा होता है? स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। हीलियम गैस हल्की होती है। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। अश्रु गैस क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन। अश्रु गैस क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोन। हंसाने वाली गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट। जल में अस्थायी कठोरता सल्फेट के कारण और अस्थायी कठोरता बाइकार्बोनेट के कारण। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं जल में? सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। सोडियम कार्बोनेट, जिसको धोबन सोडा कहते हैं। जल की अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल शुद्ध रूप है। भारी जल टिटुओं का अनुभार कितना होता है? 20 होता है, क्योंकि ड्यूटेरियम 2 होता है, 2 दूनी 4 + 16 20। भारी जल की खोज 1932 में किसने किया था? यूरो तथा बॉसबर्न ने किया था। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। भारी जल को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा किससे करवाते हैं? सिल्वर आयोडाइड से। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में। शुद्ध लोहा कार्बन कम, हार्डनेस कम। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में या हरी सब्जियों में। लोहे की सर्वाधिक मात्रा हरी सब्जियों में। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत, इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का चालक क्या है? चांदी। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट का। सबसे शुद्ध सोना क्या होता है? 24 कैरेट का। 18 कैरेट सोना में 75% सोना होता है, बाकी 25% मिलावट होता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट्स को। बेवकूफ़ों का सोना पायराइट्स कहलाता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। लोहा, निकेल, क्रोमियम किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर का मिश्रण क्या है? सीसा एवं टीन को मिलाने से सोल्डर बनता है। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक करने से क्या बन जाता है? प्राकृतिक रबर। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टिन को मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। और पीतल, तांबा और जिंक को मिलाने से पीतल बन जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन गैस। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाते हैं? लोहा से स्टील बनाना है तो निकेल मिलाएंगे। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। कैमरा में, दूरबीन का लेंस में, विद्युत बल्ब में और धूप के चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है। कैल्शियम का अयस्क क्या है? कैल्शियम का डोलोमाइट। पोटेशियम का नाइटर, पोटेशियम का नाइटर है। और कैडमियम का अयस्क क्या है? ग्रीनोकाइट। ग्रेनोकाइट से मिलेगा कैडमियम, नाइटर से मिलेगा पोटेशियम और डोलोमाइट से मिलेगा कैल्शियम। बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमांक होता है। बर्फ का द्रव्यमानक कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर जम जाएगा, फ्रीजिंग द्रव में बदल जाएगा और बर्फ में भी पानी बदल जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे है एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाते हैं? एलपीजी में इसके लिए क्या मिलाते हैं? सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी में सिलेंडर में क्या मिलाते हैं? मिथाइल मरकैप्टन। एक मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। संख्या है पार्ट्स का। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 × 10⁻23। हीरे का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। हीरे का अपेक्षिक घनत्व 2.2 और अपवर्तनांक कितना होता है? 2.417। हीरा का रिलेटिव डेंसिटी 2.2 और अपवर्तनांक 2.417।
रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन के छड़। न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के रूप में क्या यूज करते हैं? कैडमियम या बोरोन का छड़। अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगा और घटाने पर चालकता घट जाएगा, लेकिन चालक में उल्टा होगा। अति चालकता की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अति चालक जो रहेगा उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी? शून्य होगी। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। सोडा वाटर किसका विलयन है? गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। ठोसों में उष्मा का संचरण होता है। ठोस में उष्मा कैसे ट्रांसफर करता है? कंडक्शन से। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड के लिए। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकंड के लिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? 17 मीटर। अगर प्रतिध्वनि सुनना है तो 17 मीटर डिस्टेंस से बोलना पड़ेगा। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है ट्रांसवर्स। अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल होती है। प्रकाश तरंग क्या है? अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। ध्वनि तरंगे कैसे गमन करती है? लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रासरभ तरंगों को, नहीं सुन सकता है तरंगों को। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। सेकंड्स पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का जो कवर है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क और सिर का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। डिहाइड्रेशन से प्रायः क्या हो जाता है? सोडियम क्लोराइड की कमी से होता है। डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होगा? सोडियम क्लोराइड नमक की कमी से हो जाएगा। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। सबसे ज्यादा भार अधिकतम कहाँ होगा? निर्वात में है ग्रेविटी। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयन। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। आम का नाम मैंगीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। फ्रिज में जल को ठंडा करने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करेंगे? अमोनिया। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर का आविष्कारक जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान को बनाए रखता है थर्मोस्टेट। रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान बनाए रखता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने से क्या हो जाएगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अगर कमरे में फ्रिज को खोल के छोड़ देंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? C.V. देसाई। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक C.V. देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। गोबर गैस से कौन सा गैस मिलेगा? मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। सोडा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। सभी गैसें शून्य आयतन कब घेरेगी? -273 डिग्री सेल्सियस पर। सभी गैसें शून्य आयतन कब घेरेगी? शून्य टेम्परेचर पर, यानी 273 माइनस में। परम शून्य तापमान का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन। इसी को कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।